गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं चैनल देखने के लिए। हम कक्षा 12 में बायोलॉजी का जो अध्याय पढ़ रहे थे, दूसरा लेसन था नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास। हमने यहाँ पर नर युग्मकोद्भिद पढ़ रहे थे। आज का हमारा पॉइंट है नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन, यानी डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स। यानी हमने क्या बनाया था, यहाँ पर परागकण बनाया था। क्या बनाया था? परागकण। पराग कोश में किसका निर्माण हो गया था? परागकण का निर्माण हो गया था। क्या हो गया था? परागकण का निर्माण। अब ये परागकण है, इस परागकण को यहां पर इसमें क्या हो जाता है, ध्यान देने की बात है। यहां पर ध्यान से समझना है पॉइंट क्या है। ये परागकण है, लघु बीजाणु से किसका निर्माण होता है? परागकण का। मैंने बताया था कि जब कैलोज होता है, वो कैलेज एंजाइम अपघटित हो जाता है तो परागकण क्या होते हैं? गोलाकार हो जाते हैं। और गोलाकार होना ही क्या कहलाता है? हमारे पास परागकण। क्या हो जाता है? परागकण। अब इस परागकण से नर युग्मकोद्भिद कैसे बनते हैं? ये सीधी सी बात में यदि तुम्हें बताऊं तो हम ये लिख सकते हैं कि जब हमारे पास परागकण होता है, ये परागकण जब अंकुरित हो जाता है तो परागकण का अंकुरण होना ही क्या कहलाता है? नर युग्मकोद्भिद कहलाता है। क्या कहलाता है? परागकण का अंकुरित होना ही नर युग्मकोद्भिद कहलाता है। वैसे हम इसकी दूसरी परिभाषा बता सकते हैं कि लघु बीजाणु युग्मक जन होता है। क्या होता है? लघु बीजाणु युग्मक जन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं लघु बीजाणु युग्मक जन। ध्यान देने की बात, युग्मक जन यानी युग्मक का युग्मक जन की प्रक्रिया के द्वारा नर युग्मकोद्भिद यानी मेल गैमेटोफाइट्स का निर्माण होता है। ठीक है, सीधी सी बात है कि लघु बीजाणु युग्मक जन की प्रक्रिया के द्वारा नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। यहां पर हम दूसरी बात लिख सकते हो आप लोग, अंकुरित परागकण। किसको? अंकुरित परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है। समझ गए? हमारे पास जो अंकुरित परागकण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नर युग्मकोद्भिद। अब यहां पर मैं तुम्हें बता रहा हूं, जब हम पढ़ते हैं हमारे इसमें जब लघु बीजाणु को, तो इसमें क्या होता है, जो परागकण होता है उसमें आपको पता है, मैं यहां डायग्राम बना रहा हूं परागकण का। यहां समझने की बात है, परागकण होता है हमारे पास। क्या होता है? परागकण। ठीक है, इस परागकण में क्या होता है? स्पष्ट केंद्रक होता है। क्या होता है? स्पष्ट केंद्रक होता है। जीव द्रव्य कैसा होता है इसका? सघन। क्या होता है? सघन जीव द्रव्य होता है। ठीक है, यानी हमारे पास परागकण होता है, उसमें स्पष्ट क्या होता है? केंद्रक होता है। जीव द्रव्य कैसा होता है? सघन। और क्या होता है इसमें? रिक्तिकाएं होती है। क्या होती है?
रिक्तिका उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक पराकण की मैं यहां संरचना बना रहा हूं। इस पराकण की संरचना के बारे में हमने पहले पढ़ा था। इसमें क्या होता है, एक तो होता है बाह्य चूल, एक होता है अंतः चूल। क्या होता है, बाह्य चूल होता है, अंतः चूल होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां पर इसमें हमने ये क्या बना दिए, ये 3 बना दिए जनन छिद्र। ध्यान देने की बात है, मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि यदि जनन छिद्र की संख्या 3 होती है तो पराकण कौन से पादप का होता है, द्विबीजपत्री का। किसका होता है, द्विबीजपत्री का। और जिसमें पराकण में नर यानी जनन छिद्र की संख्या 1 होती है, वो किस में होता है, एक बीजपत्री पादपों में। तो यहां पर इसका नाम क्या हो गया है, बाह्य चूल। क्या हो गया हमारे पास, बाह्य चूल यानी एक्सटाइन। ठीक है, दूसरा हमारे पास इसका ये जो भाग है इसको हम क्या लिखेंगे, अंतः चूल। क्या लिखेंगे, अंतः चूल। यदि आपको वीडियो स्पष्ट नहीं दिखता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमें दिखाई नहीं देता है या साफ नहीं आ रहा है, जो भी समस्या हो आप लिख सकते हो। ठीक है, बाह्य चूल है। अब इसमें क्या होता है, मैंने इधर देखो क्या लिखा है, स्पष्ट केंद्रक लिखा है, तो यहां पर इसमें क्या बना दो, ये हमारे पास हमने क्या बना दिया, स्पष्ट केंद्रक बना दिया। ये क्या बन गया, स्पष्ट केंद्रक। फिर इसमें यहां पर आपको क्या बनानी है, ये बना दी हमने क्या, यहां पर रिक्तिका। आपको पता होना चाहिए कि पादप कोशिका होती है, उसमें रिक्तिका क्या होती है, आकार में बड़ी होती है, संख्या में क्या होती है, 1 होती है। समझ गए। इसमें रसदानियां भी होती हैं। क्या होती हैं, रसदानियां भी होती हैं और खाद्यदानियां भी होती हैं। तो यहां पर लिख देता हूं मैं रिक्तिका। रिक्तिका रसधानियां, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, केंद्रक। और ये संरचना हमने जो बना दी वो क्या है, जीवद्रव्य। क्या है, जीवद्रव्य। और ये हमारे पास यहां जो स्थान लगा दिया है मैंने, यहां इसको अलग पेन से लगाता हूं मैं यहां पर। ये क्या है, जनन छिद्र। क्या है, जनन छिद्र। ठीक है। आवरण किसका बना होता है, बाह्य चूल। पता है तुम्हें, स्पोरोपोलिन से निर्मित होता है। किससे होता है, स्पोरोपोलिन से क्या होता है, निर्मित होता है। अब यहां पर हमारे पास ये जो मैंने विशेषता लिखी है किसकी है, इस परागकण की है। ये क्या है, परागकण है। ठीक है, स्पष्ट केंद्रक है, सघन जीवद्रव्य है, रिक्तिका उपस्थित है रतन। अब यहां पर ध्यान देने की बात यह कि इसमें क्या होता है, यहां पर समसूत्री विभाजन होता है। देखो इसके केंद्रक में विभाजन होगा। किसमें होगा, केंद्रक में विभाजन। तो मैं यहां आपको बता दूं, लिख रहा हूं मैं यहां पर, कौन सा विभाजन हो रहा है हमारे पास, यहां समसूत्री विभाजन। ठीक है। अब ध्यान रखना इसके केंद्रक में होगा। ये ध्यान देने वाली बात है हमारे पास कि जो हमारे पास परागकण होता है, इस परागकण का जो केंद्रक होता है स्पष्ट, उस स्पष्ट केंद्रक में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन। तो यहाँ कोशिका बनानी पड़ेगी, हमें पता है आपको। तो यह मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये कोशिका बना दी। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या कर दो, यही जनन छिद्र बना दो। यहाँ पर ये 3 हमने क्या बना दी, इसमें जनन छिद्र। इनके ऊपर क्या कर दो, स्पोरोपोलिन का क्या बना दो, बाह्य चूल बना दिया। ये लो। ठीक है। अब इसके सारे नाम लिखने की आवश्यकता नहीं, इसमें आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसमें समसूत्री विभाजन है, इसमें एक केंद्रक है, इसका विभाजन होगा। क्या हो जाएगा, केंद्रक का विभाजन। तो हमारे पास यहां पर क्या हो गया, एक केंद्रक, तो क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, एक केंद्रक हो गया। अब मैंने देखो आकार के आधार बना, एक केंद्रक कैसा है, छोटा है, एक केंद्रक कैसा है, बड़ा है।
समसूत्री विभाजन हुआ है, पता है क्यों यहाँ पर? क्योंकि परागकण होता है, कैसा होता है? अगुणित होता है। जब ये अगुणित होगा तो इसमें समसूत्री विभाजन होगा, तो कोशिका क्या हो जाएगी? जैसी है वैसी की वैसे गुणसूत्र आ जाएंगे। यदि इसमें अर्धसूत्री विभाजन करवा देते तो क्या हो जाता है? गुणसूत्रों की संख्या आदि की भी आदि हो जाती, जो क्या होता है? असंभव होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया? एक केंद्रक बन गया। क्या बन गया है? केंद्रक। अब ये केंद्रक कैसा है? बड़ा केंद्रक दिख रहा है, बड़ा केंद्रक। और ये हमारे पास कैसा है? छोटा केंद्रक। आकार से देख रहे हैं हम, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास ये बड़ा केंद्रक होता है, उसको बोलते हैं क्या? कायिक केंद्रक। क्या बोलते हैं? कायिक केंद्रक। और ये जो छोटा होता है इसको क्या बोलते हैं? जनन केंद्रक। ठीक है, एक तो हमारे पास क्या है? कायिक केंद्रक, और एक क्या है? जनन केंद्रक। ये दो केंद्रकों का क्या हो गया? निर्माण हो गया। ठीक है, अब जब केंद्रक दो बन गए, अब इन दोनों में क्या हो जाएगा? भित्ति का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाएगा? भित्ति का निर्माण। अगली स्टेप बना दूं या इसी में? ठीक है ना, आप जैसा उचित समझो वैसे ही या बताता हूं। ये लो, मैंने क्या कर दिया, ये संरचना, ये जनन केंद्र बना दिया हमने 3, और ये संरचना, इसमें ये बाह्य चोल बना दिया, ये जनन छिद्र बन गए। अब हमारे पास इसमें केंद्रक कितने हैं? एक तो ये रहा केंद्रक, ठीक है, और एक क्या रहा हमारे पास? ये रहा केंद्रक। ये दो क्या हो गए हमारे पास? केंद्रक है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? यहां पर भित्ति का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? कोशिका भित्ति का। आपको पता है जब केंद्रकों के बीच चारों ओर क्या हो जाता है? भित्ति का निर्माण हो जाता है, तो क्या बन जाती है? कोशिका। तो हमारे पास एक तो ये क्या हो गई? कोशिका। इसका ये क्या है? जीव द्रव्य लगा दिया हमने। ठीक है, क्या बता दिया? जीव द्रव्य। ठीक है, मैं यहां बता दूं, इसमें ये जीव द्रव्य हो गया इसका। केंद्र का आकार कैसा है? बड़ा है। कैसा है? बड़ा है। ये गोलाकार होता है। कैसा होता है? तो यहां पर पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास जो कायिक केंद्रक था, क्या था? कायिक केंद्रक, और एक क्या था? जनन केंद्रक। जब यहां पर भित्ति बन गई तो कायिक केंद्रक के चारों ओर भित्ति बन गई, तो क्या हो गया? कोशिका का नाम ही हो गया क्या? कायिक कोशिका। क्या हो गया? कायिक कोशिका, यानी वेजिटेटिव सेल। ठीक है, और हमारे पास ये दूसरी, इसका नाम क्या हो गया? जनन कोशिका। क्या हो गया? जनन कोशिका। जनरेटिक सेल। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी? दो संरचना होगी। अब यहां पर केंद्रक थे, हमारे पास भित्ति बन गई। ये क्या हो गई? कोशिका भित्ति बन गई। कोशिका भित्ति बनते ही क्या हो गया? एक कायिक कोशिका बन गई, एक क्या बन गई? जनन कोशिका। अब हमारे पास दो कोशिका बन गई। ठीक है, इन दो कोशिकाओं की विशेषता पढ़ेंगे हम दोनों के अलग अलग। एक तो कायिक कोशिका और एक कौन सी है? जनन कोशिका। ठीक है, तो यहां पर ये डायग्राम तुम्हें बनाना है तीनों के। अभी इसमें एक अंकुरण की अवस्था और आएगी जो मैं तुम्हें बता दूंगा अभी। आप देखो, तो मैं यहां चित्र बना दूं, फिर आप। हमारे पास ये कायिक जनन कोशिका बनी और एक क्या बन गई? जनन कोशिका। ठीक है, इन सब के दोनों की अलग अलग विशेषता यहां पर बोर्ड पे लिखूंगा। अब देखना यहां पर क्या होता है। जब हमारे पास ये संरचना बन गई, कितने कोशिका? ध्यान देने की बात है, हमारे पास एक तो कायिक कोशिका बन गई, एक क्या बन गई है? जनन कोशिका। ठीक है, जब ये कायिक कोशिका जनन कोशिका दोनों बन जाती है, इसी समय क्या होता है? परागकोश का क्या होता है? स्फुटन हो जाता है। एक बार मैं यहां पर तुम्हें 3 बात बता रहा हूं, ध्यान से देखने की बात है। एक तो होता है परागकोश। कोई विद्यार्थी कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूं मैं कभी कभी। एक होता है परागकण, परागकण, और तीसरा होता है परागण। ये 3 शब्द हैं, इनको ध्यान से देखना है। ये तीनों अलग अलग होता है। ठीक है,
इसलिए आप कहीं कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप देखो सीधी सी बात है, हमारे पास पराग कोश क्या है, पराग कोश। ये क्या होता है, हमने पराग कोश की संरचना पढ़ी थी। उस पराग कोश में क्या थी, हमारे पास 4 लघु बीजाणु धानियां थी। तो ये 4 लघु बीजाणु धानियों की जो संरचना होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पराग कोश। दूसरा शब्द है यहां परागकण। पराग कोश में किसका निर्माण होता है, परागण। क्या होता है, पराग कण का निर्माण किसमें होता है, पराग कोश में। तो परागकण क्या होती है, यानी नर युग्मकोद्भिद संरचना होती है। क्या होती है, नर युग्मकोद्भिद संरचना, यानी अगुणित संरचना होती है, नर युग्मक होता है कहने का मतलब। तो पराग कोश में क्या होता है, परागकण का निर्माण। ठीक है, अब तीसरा हमारे पास परागण। क्या है, परागण। अब ये हमारे पास परागकण बन गया, ये परागकण यहां है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, पुष्प की वर्तिका है। क्या है, पुष्प की वर्तिका। परागकण का पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण की क्रिया। तो तीनों अलग अलग है, इसलिए ध्यान देने की बात है। यानी परागकण होता है, यदि वो वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो क्या कहलाती है, परागण की क्रिया। इसलिए इन तीनों शब्दों को आपको अलग अलग ध्यान रखना है कि क्या है। ठीक है, एक से ही दिखते हैं सारे के सारे, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, समझ गए। अब देखना हमारे पास, तो मैं बताना ये चाह रहा था कि जब हमारे पास ये अवस्था बन जाती है उस समय पराग कोश का क्या हो जाता है, स्फुटन हो गया। और जब ये प्रक्रिया हो जाती है, यानी 70% आवर्त बीजी पादप ऐसे होते हैं जो इसी अवस्था में क्या होते हैं, परागित होते हैं। यानी वर्तिकाग्र पर किस अवस्था में जाते हैं, जब उसमें कायिक कोशिका और जनन कोशिका बन जाती है, उस समय वो वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं, समझ गए। और वहां पर गिरेंगे, उसके बाद में क्या होगा, पराग नली का निर्माण होगा। ठीक है ना, यानी पराग स्त्रीकेशन सहकर्षण की क्रिया होती है। यानी ये नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों बात करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, नर और मादा रसायनों के द्वारा। और जब रसायनों के द्वारा बात करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, यानी पराग स्त्रीकर्षण सहकर्षण की क्रिया। ठीक है, और फिर अंकुर हो जाता है। तो यहां पर इस अवस्था में तो आपको यहां ध्यान देने की बात यह कि 70% आवर्त बीजी पादपों में, कितने प्रतिशत, 70% आवर्त बीजी पादपों में परागकण इसी अवस्था में क्या होता है, वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है। ठीक है, ध्यान देने की बात है। यहां पर आप लिखना चाहो लिख दो, मैं लिख देता हूं। 70% आवर्त बीजी पादपों में परागकण कायिक एवं जनन कोशिका का निर्माण होने के पश्चात वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। समझ गए, नोट लगा के लिखनी है ये बात, ध्यान रखना हमारे पास। यानी 70% आवर्त बीजी पादप होते हैं, उसमें परागकण का स्थानांतरण या परागण की क्रिया कब होती है, ध्यान से सुना। यहां पर जब उसमें कायिक कोशिका जनन कोशिका बन जाती है, तब जाकर क्या होता है, इनमें परागण की क्रिया संपन्न होती है। बकाया 30% पादप होते हैं, उनमें क्या होता है, पहले हो जाती है, कभी उसके बाद में होती है। सब में क्या होता है, अलग अलग होता है। तो मैं यहां इसको मिटा दूं, आगे हम इसकी संरचना पढ़ेंगे अंकुरण की। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं मिटा दूं फिर। अब यहां पर हम पढ़ेंगे आगे की हमारी जो प्रक्रिया है वो।
इस डायग्राम को हम रख लेते हैं क्योंकि हमें इसकी क्या रहेगी, आवश्यकता रहेगी। तो यहाँ इसको एक बार मैं बना देता हूं यहां पर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसका केंद्रक है। अब यहां पर जब हमारे पास विभाजन हो गया तो कितनी कोशिका बन गई है, 2 कोशिका बन गई। तो यहां पहली कोशिका हमारे पास कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल यानी कायिक कोशिका। ध्यान से सुनना, इस डायग्राम को देख लेना फिर सब समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास इस कोशिका में, इस संरचना में या परागकण में कितनी कोशिकाएं, 2 कोशिकाएं। कितनी कोशिकाएं, 2। एक तो क्या है, ये छोटी कोशिका, और एक क्या है, ये बड़ी कोशिका। तो तुम्हें पूछा जाए कि बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो बताना है कौन सी होती है, कायिक कोशिका होती है। तो यहां लिख दो इसकी विशेषता एक एक बस। बड़े आकार की कोशिका कायिक कोशिका होती है। समझ गए क्या होती है? बड़े आकार की जो कोशिका है, चित्र में देख लो, तो बड़े आकार की कोशिका क्या होती है, कायिक कोशिका होती है। अब इसका केंद्र कैसा है, बड़ा है, तो लिख दो यहां पर। कायिक पढ़ रहे हैं हम लोग, तो यहां लगाता हूं मैं, कोशिका में बड़े आकार का केंद्र कैसा है, साफ दिख रहा है, तो लगा दो स्पष्ट। बड़े आकार का स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है या उपस्थित होता है। तीसरी हमारे पास हो गई, कैसा दिख रहा है तुम्हें, ये गोलाकार है, बिल्कुल गोल है, तो लिख दो केंद्रक केंद्रक गोलाकार होता है। कैसा होता है, केंद्रक गोलाकार होता है। समझ गए? अब कोशिका, इसमें जीव द्रव्य कैसा है, तुम्हें दिख रहा है, जीव द्रव्य का क्या रहेगा, बड़ा। तो यहां पर चौथी हम बात लिखेंगे, वो है कि इस कोशिका में जो कोशिकांग होते हैं, क्या होते हैं, कोशिकांग बड़े आकार के होते हैं। कैसे होते हैं, बड़े आकार के, और संख्या में क्या होते हैं, ज्यादा। अब जीव द्रव्य ज्यादा होगा तो कोशिकांगों की संख्या भी क्या रहेगी, ज्यादा। ठीक है ना, तो बड़े आकार के एवं संख्या में अधिक होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं। ठीक है, यानी केंद्र गोलाकार है और संख्या में क्या रहेंगे, ज्यादा। अब जब ये संरचना बन जाती है तो उस समय क्या था, इसमें रसदानियां थी, तो रसदानियां क्या हो जाती है, विलुप्त। यहां पर लिख दो रसदानियां क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, यानी जो रसदानियां हैं, खाद्य दानियां, वो क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इसके पश्चात क्या होता है, ध्यान देने की बात है यहां पर। ठीक है, 5वीं की विशेषता है वो लिख रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना। यहां पर कोशिका में क्या होता है, यानी केंद्र के पास एक तो होता है आरएनए। क्या होता है, आरएनए, जिसके बारे में हमारे पास एक लेसन ही आएगा, आणविक संरचना आएगी, लेसन संख्या 15 पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो उसमें सविस्तार वर्णन चलेगा। तो यहां बता दूं, एक तो होता है आरएनए, एक होता है डीएनए।
क्या होता है, यानी ये आणविक संरचना होती है। न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं दोनों को, एक तो होता है डिऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, क्या होता है आरएनए, ठीक है ना, राइबोज। तो हमारे पास एक तो होता है आरएनए और एक होता है क्या, डीएनए। समझ गए। अब यहां पर ध्यान देने की बात है, यदि किसी कोशिका में कोशिका द्रव्य और केंद्रक बड़ा होता है तो उसमें आरएनए की मात्रा क्या होती है, ज्यादा। समझ गए, क्या रहेगा, आरएनए की मात्रा क्या रहेगी, ज्यादा होती है। तो हमारे पास यहां ध्यान देने की बात है कि काय कोशिका होती है और ये जनन कोशिका है, इन दोनों में से बड़ा आकार किसका है, काय कोशिका का। तो काय कोशिका का आकार बड़ा है तो क्या हो गया, हमारे पास आरएनए की मात्रा किसमें ज्यादा रहेगी, काय कोशिका में या जनन कोशिका में। जिस कोशिका का आकार ज्यादा बड़ा होगा उसमें आरएनए की मात्रा क्या होगी, ज्यादा। तो यहां पर हो गया काय कोशिका में आरएनए एवं प्रोटीन की मात्रा किससे ज्यादा होती है, जनन कोशिका से अधिक होती है। जनन कोशिका से क्या होती है, अधिक। समझ गए मेरी बात। यानी हमारे पास काय कोशिका में आरएनए और प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा। ध्यान रखना दोनों कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा क्या रहेगी, समान। क्या रहती है, समान। तो यहां लिख दो काय कोशिका में डीएनए की मात्रा कौन सी कोशिका के समान होती है, जनन कोशिका। तो लिख दो डीएनए की मात्रा जनन कोशिका के समान होती है। मैं यहां फिर कह रहा हूं, यदि कोई बात समझ में नहीं आई तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, जिस तरह में ये चीज समझ में नहीं आई है, ठीक है। ये हमारी काय कोशिका थी, क्या थी, काय कोशिका। अब यहां पर इसका एक कार्य है, क्या है, कार्य। तो मैं अलग से लगा के लिख दूं, ये लो कार्य किसका है, काय कोशिका का है। क्या होता है, काय कोशिका का। यहां पर एक बार रिपीट कर लो, काय कोशिका है, वेजिटेटिव सेल होती है, बड़े आकार का। इस डायग्राम में देख लेना, जैसी है वैसी की वैसी क्या है, ये रहेगी। तो आपको मैं बता रहा हूं बड़े आकार का क्या होता है, यहां पर ध्यान से देखो, बड़े आकार की कोशिका दोनों में से दिख गई, तो आकार कैसा है इसका, बड़ा। कोशिका में बड़े आकार का क्या होता है, स्पष्ट केंद्रक है, साफ साफ दिख रहा है। केंद्र कैसा है हमें पता है, गोलाकार है। क्या होता है, गोलाकार। कोशिकाएं कैसे होते हैं, बड़े आकार के, संख्या में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। रसदानियां क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। कोशिका में आरएनए की मात्रा, ध्यान से देखना यहां पर, आरएनए की मात्रा क्या होती है, एवं प्रोटीन की मात्रा काय कोशिका में तो होती है क्या, अधिक, और जनन कोशिका में क्या होती है, कम। क्या होती है, जनन कोशिका में क्या होगी, यहां पर मात्रा कम होगी, ठीक है। फिर काय कोशिका में डीएनए की मात्रा जनन कोशिका के समान होती है, यानी इस कोशिका में दोनों में, यानी काय में और जनन में डीएनए की मात्रा क्या होती है, समान होती है, ठीक है। तो ये होगी। फिर हमारे पास यहां पर जो कार्य है, ध्यान से देने की बात है, मैं आप डायग्राम बना दूं, आप देख लो, डायग्राम से पता चलेगा कि काय कोशिका का कार्य क्या है। ये दिख रहा है चित्र तुम्हें, आप इसके नीचे चाहे कहीं बना देना। ये हमारे पास क्या है, जनन छिद्र है। क्या है, जनन छिद्र। जनन छिद्र में यहां पर जब ये परागकण क्या हो जाएगा, वर्तिकाग्र पर गिरता है, तो वहां पर मैलिक अम्ल होता है और भी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, जिनसे यहां पर क्या निकलती है, इस भाग से यहां पर एक नलिका निकलेगी। ऐसे क्या निकलेगी, नलिका। इस नलिका को हम क्या बोलते हैं, पराग नलिका। क्या बोलते हैं,
पराग नली। ठीक है, ये पराग नली निकल गई। अब इधर देखो ध्यान से, मैंने कहां निकाली है, ये भी एक बहुत ज्ञान की बात है, समझदारी की बात है। मैंने जनन कोशिका की तरफ नहीं निकाली है, किसकी तरफ निकाली है? कायिक कोशिका की तरफ। तो अब सीधी सी बात हो गई कि कायिक कोशिका का कार्य क्या है। यहां रटने की बात नहीं है, समझने की बात है कि कायिक कोशिका होती है वो क्या करती है? पराग नली का क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक है, अब ये दोनों सेल हैं, एक तो ये कोशिका है, ये कोशिका, दोनों में पहले पराग नली में कौन प्रवेश करेगी? जो आगे वही प्रवेश करेगी। तो इस नलिका में इसको प्रवेश करा दूं मैं, अगली स्टेप बनाएंगे उसमें बता रहा हूं तुम्हें। यहां पर इसका आप डायग्राम बनाना चाहो, ये कोशिका कहां आ जाएगी? यहां पर, यहां बना दूं मैं। ये कोशिका हमारे पास कायिक कोशिका यहां आ जाती है, बाद में इसकी एक स्टेप है जो ये यहां से क्या हो जाएगी? हट जाएगी और यहां आ जाएगी। दूसरी हमारे पास ये जनन कोशिका है, ये क्या हो जाएगी? यहाँ आकर दो भाग बढ़ जाएगी, इसे क्या हो जाएंगे? ये दो संरचना बना लेगी। तो ये भी क्या हो जाएगी? यहां से हट जाएगी। अब ये तो कौन सी कोशिका होगी हमारे पास? कायिक कोशिका। और ये हमारे पास कौन सी हो गई? जनन कोशिका। तो अब हमारे पास क्या हो गया? तुम्हें पूछे कि कायिक कोशिका का कार्य क्या है, तो कायिक कोशिका का कार्य हो गया कि पराग कण में पराग नली का निर्माण करने का कार्य किसका होता है? किसका होगा? कायिक कोशिका का। तो लिख दो यहां पर, पराग नली का निर्माण कायिक कोशिका के द्वारा होता है। क्या होता है? कायिक कोशिका के द्वारा होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होगी? कायिक कोशिका की क्या हो गई है? विशेषता। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग यहां पर। यदि आप इस डायग्राम से नहीं समझे तो मैं चाहे इसका दूसरा डायग्राम बना दूंगा, लेकिन आप लोग यहाँ केंद्रता कायिक कोशिका का यहाँ चला गया, ये हमारे पास कायिक कोशिका हो गई। और ये जनन कोशिका, इससे क्या बन गए पता है? यहाँ पर दो नर युग्मक बन गए। क्या बन गए? दो नर युग्मक। ठीक है, आप पहले वो चित्र बना के फिर इसकी दूसरी स्टेप में आप ये चित्र बना सकते हैं। आगे आएगा हमारे परागकण का अंकुरण, तब मैं आपको बता दूंगा। तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया? कायिक कोशिका हो गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। फिर हमारा अगला पॉइंट है, कौन सी कोशिका रह गई?